सो गाइस यार आज हम बात करने वाले हैं अपनी यामा एफजेडएस वर्जन 4 के 6 मंथ एफजेडएस है ना वर्जन 4। हाँ भैया एफजेडएस है। वर्जन 5 कब आ रहा है? प्रोजेक्टर हेडलैम्प कब आ रहा है? ये प्लास्टिक बॉडी क्यों देती है यामा इंडिया में? देखो वर्जन 5 जो है अभी हो सकता है मार्च अप्रैल के आसपास आ जाए, क्योंकि अभी जो प्रोमो वीडियो आई थी उसके अंदर काफी नई नई बाइक शोकेस की है। वर्जन 5 नहीं की बट आ सकती है। प्लास्टिक बॉडी यार देखो वेट हल्का कर दी थी तो थोड़ा ईजी होता है ना चलाने में। पावर कितनी है इसमें? पावर भाई थोड़ी सी अंडर पावर्ड है। जब से BS4 BS6 का वो नॉर्म्स आया 12.3 हो गई है, पहले 13.4 के आसपास आती थी। इससे अच्छी तो अपाची RTR 160 है। क्या है? अपाची RTR। कौन सी ब्रांड की है वो? अब बुद्धि भी है। सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट दी यामाहा एफजेडएस वर्जन 4, जो कि हम छठी बार कर रहे हैं। 6 महीने हो गए करते हुए, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। प्लीज सब्सक्राइब, सिर्फ 5% लोग सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट यार, 24 दिसंबर को तुम्हारे भाई का बर्थडे है। भाई का बर्थडे एग्जैक्टली ठीक है। तो यार मेरी तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करना है। 24 दिसंबर तक मुझे 10,000 सब्सक्राइबर्स का गोल हिट करना है। सो प्लीज सब्सक्राइब। गरीब आदमी, मतलब पापा की है, मेरी थोड़ी है। मैं तो वीडियो बनाता हूँ खाली उनसे भीख मांग के। RC पे भी उन्हीं का नाम है, तो प्लीज सब्सक्राइब। तो 24 दिसंबर तक 10,000 सब्सक्राइबर करा दो सेट। लेट्स स्टार्ट। कुछ तरीका है भीख मांगने का? तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले, आई वांट टू परचेज दिस बाइक, इज इट सूटेबल फॉर 3 मेंबर्स ब्रदर? आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश बट माई सिटी हैज प्राइस्ड 1.62 lakhs. इज इट वर्थ इट एंड एनी चांस प्राइस ड्रॉप ड्यूरिंग दशहरा फेस्टिवल? अदरवाइज सजेस्ट मी वन बाइक अराउंड 1.55 lakhs. भाई देखो अभी फिलहाल दशहरा में इस बाइक के ऊपर आपको 5 to 7,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो जैसे अगर आपको ये ऑन रोड फर्ज कर लेते हैं, आपके सिटी में 1,60,000 की पड़ रही है, तो आपको ये उस डिस्काउंट के बाद में 1,50,000 to 53,000 की पड़ेगी। और अगर आप बातचीत करोगे और तो आपको और अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर वो थोड़ा सा और कर सकें। तो बाकी ये है कि अभी ये टाइम काफ़ी अच्छा है। दवेला कह रहा हूँ, सॉरी, दिवाली और दशहरा के टाइम पे अगर आपको ये बाइक लेने की सोच रहे हो, आप कोई भी व्हीकल लेने की सोच रहे हो, तो इस वक्त ऑफर्स चल रहे होते हैं। पर्टिकुलरली अगर एफजेडएस वर्जन 4 की बात करूं तो इसके अंदर अभी तक 5,000 से लेके 7,000 रुपीज़ का डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, तो आप उसको ले सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ भाई, 3 मेंबर के लिए सूटेबल रहेगी। अगर मेरे जैसे हट्टे कट्टे ऐसे तोंद वाले लोग हैं तो मैं कहूँगा कि उतना कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएंगे, पर बैठ जाएंगे आराम से। बट अगर मान लो 2 अडल्ट है, 1 बच्चा है, तो बहुत प्यार से बैठ जाओगे। अच्छी खासी लंबी सीट है और ब्रॉडनेस भी ठीक है, तो आराम से बैठ जाओगे। यामा एफजेडएस वर्जन 4 और यामा एफजेडएक्स और हीरो एक्सट्रीम 160 और SP 160। ठीक है भाई, अगर आप इन चारों को अगर रैंकिंग करवा रहे हो तो सबसे पहले तो यामा एफजेडएस, फिर यामा एफजेडएक्स, उसके बाद में हीरो एक्सट्रीम एंड देन SP 160। SP 160 सबसे नीचे इसलिए क्योंकि यार लुक्स है ना उसके बहुत ही नॉर्मल से लगते हैं। मतलब हर तीसरी चौथी बाइक उसकी तरह ही दिखती है, नॉर्मल से लुक है उसके, इसलिए मेरे को उसके इतने पसंद नहीं। एक्सट्रीम 160 यार बहुत सुंदर लगती है, मुझे पर्सनली भी काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। बट अगर आप सारी चीज़ें ओवरऑल देखोगे तो पावर के हिसाब से तो ऑब्वियसली आपको एक्सट्रीम 160 की तरफ जाना चाहिए। SP 160 में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, कुछ मेरे ख्याल से 13 साढ़े 13 bhp, इसके अंदर आपको 12.3 मिलती है। तो मैं तो कहूँगा ये लो, बाकी आगे इट इज़ योर चॉइस। इस PPF इंपॉर्टेंट फॉर मैट? भाई देखो PPF तो ग्लॉसी के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट अगर आपकी बिल्डिंग में कुछ असामाजिक तत्व, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको खुजली होती है कि भैया स्क्रैच मारेंगे हम, किसी की गाड़ी ऐसे पकड़ के चाबी रगड़ देंगे, तो आप कराओ। अगर आपकी खुद की पर्सनल पार्किंग है, मतलब मान लो आपको खुद का पर्सनल घर है, एक जैसे कि वो बना हुआ पीछे अगर आपको दिख रहा हो तो वैसा घर है, आपके पास में इंडोर पार्किंग है, आपका पर्सनल स्पेस है, तो ज़रूरत ही नहीं है PPF की। अब मैं बिल्डिंग में रहता हूँ और मेरी बिल्डिंग में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको खुजली बहुत है। एक ने तो पिछले महीने मेरी गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया था। ठीक है, तो ऐसे बच्चे बहुत रहते हैं। इस वजह से भाई मैं मेरी सेफ्टी के लिए करा के रखता हूँ। हालांकि पेंट क्वालिटी यामा की बहुत अच्छी है, जैसे एक भाई ने कमेंट करा था यामा की पेंट क्वालिटी अच्छी है, जिन्हें नहीं पता वही करवाते हैं, ऐसा नहीं है भाई। मेरे यहाँ पे लोग ऐसे रहते हैं कि भाई उनको खुजली होती है, तो अगर आपके पास में ऐसा नहीं है, आपके पास में अपनी पर्सनल पार्किंग है जहाँ पे कोई बाहर का बंदा इंटरफेयर नहीं करता, तो फिर आपको कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी मैट के ऊपर भी आप करा सकते हो, मैट PPF आता है। बट वैसे देखो वो नॉर्मली ना बाइक लैमिनेशन होती है, PPF गलत वर्ड यूज़ करते हैं हम, लैमिनेशन होती है। अब ये जो मेरी पे हो रखी है ये भी लैमिनेशन ही है, तो अब इसको 1 साल से पहले उतरवा लेना, वरना इसका जो ग्लू है ना वो रह जाता है इसके ऊपर। जैसे अभी मैंने मार्च में चढ़वाई थी, अभी चल रहा है अक्टूबर, तो मैं इसको दिसंबर या जनवरी तक लास्ट में इसको निकलवा दूंगा और वापस करवा दूंगा। ओके सर, आप हर कमेंट के वालों के डाउट लेते हो, मेरा सुनो प्लीज़। मैं MT-15 वर्जन 2 डीलक्स लेने के लिए शोरूम गया था, लोकेशन महाराष्ट्र नागपुर है। वहाँ वो लोग प्राइस 2,28,000 बता रहे हैं, जबकि ऑनलाइन एंड इधर उधर दोस्तों से पूछा तो कहते 2,10,000 to 2,18,000 तक मिल ही जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है?
क्या करूँ प्लीज़ बताओ, क्या ये ऊपर के पैसे मांग रहे हैं? क्योंकि लोन पे तो ऑलरेडी और ब्याज देना पड़ेगा। इट्स इम्पॉसिबल, कुछ ज़्यादा ही मांग रहे हैं। ये ड्रीम बाइक पे से मन टूट गया है, अब कोई बाइक नहीं लूँ, सोच रहा हूँ क्या करूँ। भाई देखो 2,28,000 तो बहुत ज़्यादा है MT-15 के लिए। इतने में तो R15 मिल जाएगी आपको, R15 वर्जन 4। आप किसी और डीलरशिप पे चेक कर लो, या फिर ज़रूरी नहीं आप नागपुर पे ले लो, कोई नेबरिंग सिटी हो आपकी, वहाँ से ले लो। देखो सर्विस तो किसी भी सर्विस सेंटर पर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने XYZ शोरूम से लिए तो मुझे उसी के सर्विस सेंटर पर जानी पड़ेगी। ठीक है, आप किसी और भी सर्विस सेंटर पर सर्विस करा सकते हो। अगर प्राइस का इतना ज़्यादा डिफरेंस है, और हालांकि जो आप कह रहे हो ऊपर के पैसे, मुझे लग रहा है गड़बड़ है। क्योंकि भाई अब देख लो, जब मैं खुद MT-15 लेने गया था तो उन्होंने मुझे यहाँ पे इन मार्च 2024 की बात बता रहा हूँ मैं, तब MT-15 का प्राइस था 2,13,000 रुपीज़। ठीक है, जयपुर में। और महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से 2,15,000 2,17,000 ये मैक्स टू मैक्स। तो सही कह रहे हैं आपके दोस्त। तो भाई थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर रहा है वो, आप किसी और सिटी में जाके ले लो अगर आपको लेनी है तो। सर्विस तो आप कहीं भी करा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका फ्री सर्विस का कूपन भी चल जाएगा और सारे बिल्कुल मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से सर्विस होगी। ठीक है, अब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बोल रहा है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कहीं और से ले लो, है ना। खराब रास्ते के लिए कौन सा सही है, FZS वर्जन 4 या फिर FZX? मेरा दोस्त ने बोला है FZS वर्जन 4 की टैंक वाला कवर हिलने लगा है, गैराज में जाकर जुगाड़ लगाना पड़ता है उसको। भाई देखो, ख़राब रास्ते के लिए अगर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और आपका रेगुलर उसके ऊपर रनिंग है तो फिर ये मत लेना यार। देखो फाइबर के पार्ट्स हैं, धीरे धीरे ढीले हो जाएंगे। जैसे आप बता रहे हो आपके दोस्त को भी दिक्कत होती है, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, अब इसके भी, मेरी वाली के भी लूज़ हो जाते हैं, तो फिर मुझे उन्हें एडजस्ट करके फिर टाइट वगैरह करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा हैसल इसके अंदर बढ़ जाता है। बट FZX में आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर आपको पूरी मेटालिक टंकी मिलती है। वैसे साइड के थोड़े बहुत पार्ट्स उसके अंदर फाइबर के, वो तो हर बाइक में आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा ही रफ रोड के लिए चाहिए और रेगुलरली आपकी उन ऐसे रास्तों में चलती है तो फिर भाई यार आप अपने FZX ही ले लो, FZS ना लो। 7 साल के बच्चे को क्या टैंक पर बिठा सकते हैं? वेट है 25 kg, या फिर बीच में बच्चे बैठ सकते हैं? लेने का सोच रहा हूँ, तो जानना ज़रूरी है। भाई देखो, पहली बात तो टैंक पे बिठाएं मत करो, और अगर इसकी मैं बात करूँ तो भाई मत बिठाना। क्योंकि देखो वो यहाँ पे भी बैठेगा, जैसे अब आप ये देखोगे हिस्सा थोड़ा सा दबता है, क्योंकि ऑब्वियसली यार फाइबर की जे साइड वाले आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट जो ब्लैक वाला पार्ट है ना बीच में, ये थोड़ा सा दबता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि टैंक पे मत ही बिठाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बीच में बिठा लो, अच्छी खासी लंबी है, आपकी वाइफ अगर पीछे बैठ रही है, आप भी बैठ रहे हो, तो बच्चा आराम से बीच में बैठ जाएगा। ठीक है, तो टैंक पे मत बिठाना। FZS वर्जन 4 लेने का सोच रहा हूँ, पर लॉन्ग टाइम के लिए लेनी है, क्या सही रहेगी या नहीं? भाई बिल्कुल, इंजन के मामले में नो प्रॉब्लम, बॉडी के लिए आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी उसके अलावा इट इज़ अ हैसल फ्री बाइक, क्योंकि मैंने ये इंजन पहले भी यूज़ किया, तो मैं इसलिए कह सकता हूँ। भाई जिक्सर XF 150 और FZS में कौन सा बेटर है? भाई FZS ले लो। जिक्सर की मतलब मुझे तो नहीं पसंद यार, वो सही बताऊँ तो। FZS वर्जन 4 या फिर हंटर 3। ऐसा भी है तो ये बात हो गई ना कि ट्रेन और प्लेन बताओ दोनों में से क्या अच्छा है। वो तो दोनों चीज़ें ही अलग अलग हो गई ना। 350 हंटर 350 ले लो अब आपको, अगर वो ज़्यादा अच्छी लगती है तो। बट मेरे हिसाब से तो उसका कोई यूज़ है नहीं सिटी के हिसाब से। हाँ, ऐसे शौकिया लेनी है तो फिर कोई सी बाइक ले लो। बट प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखा जाए तो MT-15 भी कोई प्रैक्टिकल गाड़ी नहीं है। इतनी छोटी सी सीट है उसके अंदर, बस इंजन उसका अच्छा है, वो तो वही लेते हैं जिनको मतलब थोड़ा ऐसा चीप ऐसा थ्रिल्स चाहिए चलाते हुए। बाकी प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखा जाए तो FZS वर्जन 4, बाकी शौक की तो कोई कीमत ही नहीं होती ना। हेलो, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग फॉर माई लास्ट क्वेरी, हैव अनदर। ओके, इफ़ यू वुड प्लीज़ रिव्यू द हेडलाइट थ्रो स्प्रेड। भाई ये सारी की सारी चीज़ें हेडलाइट का पूरा वीडियो बना रखा है मैंने, जिसके अंदर मैंने N160 की प्रोजेक्टर, इसकी रिफ्लेक्टर, फिर हेलोजन रिफ्लेक्टर और स्कूटी की भी रिफ्लेक्टर, सारी चीज़ें मैंने जो है क्या बोलते हैं उसको अपने बना रखी वीडियो कंपैरिजन। अगर आपको देखनी है तो आप उसको यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। भाई लोग बोलते हैं इस बाइक का बैटरी उतर जाता है। भाई मेरा तो अभी तक यही है, अभी तक उतरा नहीं है। मतलब अगर आप उतरने का मतलब ये कह रहे हो कि डिस्चार्ज हो जाता है, तो भाई देखो मुझे तो अब तक ये प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, मैं तो ब्लूटूथ भी बराबर यूज़ करता हूँ, मुझे तो अब तक ये प्रॉब्लम नहीं आई है। मे बी आपके कुछ वायरिंग वगैरह में गड़बड़ हो। हालांकि अगर आपकी इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है ख़रीदने के बाद, तो आप उधर जा सकते हो सर्विस सेंटर पे। आपके ब्लूटूथ मॉड्यूल कभी कभी क्या होता है उसके अंदर दिक्कत होती है, तो बैटरी चूस लेता है सारी ऐसे खड़े भी। तो मेरे इसमें तो अभी दिक्कत नहीं है, तो आपको रिप्लेस करके दे देंगे, क्योंकि अंडर वारंटी होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट वो चेंज हो जाएगी। ठीक है भाई, आई एम कन्फ्यूज्ड विच वन टू बाय, FZS वर्जन 4 और MT-15। माई हार्ट सेज MT बिकॉज इट हैज़ बेटर पिकअप। भाई MT ले लो अगर आप ले सकते हो तो। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद विलायत बात कर रहा हूँ जी, संगत से। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, 2-3 दिन हो गया मुझे टट्टी नहीं आ रही। आप MT ले लो अगर ले सकते हो तो। ठीक है, मेरा भी हार्ट MT कहता है, पर लेकिन अगर पापा दिला रहे थे तो जो उनका हार्ट कहेगा वो लेनी पड़ेगी आपको।
अगर मैं खुद अपने पैसों से लेना चाहता तो भाई MT-15 लेता, पर पिताजी ने दिलाई तो कोई बात नहीं, बट इट इज़ ऑल्सो गुड बाइक। मतलब मेरे लिए ये ज़्यादा सही है क्योंकि MT तो मतलब मैं भगाता तो हूँ नहीं। डू यू अपलोड द बेस्ट वीडियोज़ ऑन यूट्यूब फॉर FZ FI वर्जन 4? आई रियली भाई मिस्टर बीस ने कमेंट किया है भाई, $2-3 मिलियन दे दो यार, गरीब आदमी हूँ मैं। प्लास्टिक का डब्बा बट इंजन इज़ गुड, वेरी गुड। भाई ये तो आपने मतलब पहले दुखी करके खुश कर दिया। प्लास्टिक का डब्बा है बट क्वालिटी अच्छी है, इंजन तो खैर बढ़िया है ही। सो या ब्रो, आई हैव स्लिप डिस्क इशू इन माई बाइक, विल दिस बी कंफर्टेबल फॉर पीपल लाइक मी? नहीं भाई, इसका पीछे वाला सस्पेंशन जो है काफ़ी स्टिफ है, आपको हाई स्पीड में गड्ढे में अगर बाइक जाएगी तो बहुत बढ़िया वाला झटका लगता है इसके अंदर। तो स्लिप डिस्क वालों को तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, आप ये मत लो। और अगर ले भी रहे हो तो इसको इसके सबसे जो वो है ना, जो इसकी सबसे सॉफ्टेस्ट सेटिंग है उसके ऊपर रखना, 7th वाले पे, जो सी भी है, 1st है या 7th है जो भी है, ठीक है। 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक आता है, तो अब उसके ऊपर एडजस्ट करके रखना है इसको, उससे आपको थोड़ी सी और स्मूथ राइड मिलेगी। बट हाई स्पीड्स में अगर ऐसे मतलब शार्प गड्ढे में जाती है ना, यूँ करके जो जाती है वो जर्क देती है, तो मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा भाई, मत लेना है। हे डूड, आई एम ए रेगुलर व्यूअर ऑफ योर चैनल, थैंक यू ब्रो। I just need to know what it takes to have a better mileage, 55 to 60. Now I know FZ FI is a fuel efficient machine, but the thing that I wanted to know is what are the factors you need to maintain the mileage? Tire pressure, minimal speeds, timely servicing are understandable, but what about the unspoken things like the right gear management during traffic and the limit of speeds? Teach me dude, or even better if you can make a tutorial on mileage tips. I used to ride a scooty and now I am gonna upgrade to the bike. Please let me know the things that are to known. Thanks. तो भाई देखो, मेन चीज़ें तो आपने बताई दी कि भैया सर्विसिंग अच्छी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें, ठीक है। 55 to 60 का माइलेज लाने की सिंपल सी चीज़ है, मैं कैसे निकालता हूँ। अभी रिसेंटली मैं एक ट्रिप पे गया था, मतलब ट्रिप तो सिटी में ही चलाई थी मैंने, 30 किलोमीटर की ट्रिप थी, 61 का माइलेज दिया था इसने मेरे को, ठीक है। वो 41 किलोमीटर का ही पता नहीं क्या 61 का माइलेज दिया था, बट इसने इसकी मैंने रील भी डाली हुई है एक, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसको इसमें भी डाल दूँगा। तो 60 का माइलेज इसने मुझे दे रखा है अब तक हाईएस्ट, ठीक है। तो देखो गियर का मैं आपको यही कहूँगा कि भाई आप जो है सिटी के अंदर कोशिश करो कि आप 4th 5th गियर में चल पाओ। अगर आप 40 के ऊपर हो देन ट्रैवल इन 4th गियर। मतलब बेसिकली यही है कि भाई 4000 RPM के बाद में शिफ्ट हो गियर टू हायर गियर, क्योंकि भाई जितना हाई गियर में आपकी गाड़ी चलेगी उतना आपको बेटर माइलेज निकाल के देती है। और हायर गियर का मतलब ये नहीं कि 5वें गियर में घसीट रही होती है इसकी स्पीड पर, नहीं, वो फिर आपके पूरे कंबसन चेंबर पर इतना ज़्यादा प्रेशर बना देगी, आपकी वो जो क्या बोलते हैं उसका अपना सिलेंडर का हेड है उसके क्रैक होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। पिस्टन हेड, सॉरी नॉट सिलेंडर हेड, पिस्टन हेड। तो इसलिए भाई ये काम मत करना। मतलब ये है कि प्रॉपर रेंज में चलो, आप ज़्यादा एग्रेसिव आप एक्सेलरेट मत करो कि मतलब थोड़ा सा गैप दिखा संग करके ले गए ऐसे धूम वाली फीलिंग नहीं लानी है। सिटी में चला रहे हो थोड़ा आराम से चलाओ, ज़्यादा आप स्पीडिंग मत करो। 40 50 अब देखो मैक्स में सिटी में जाता हूँ 60 के ऊपर मैं नहीं जाता, ठीक है। उसके ऊपर जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि इट इज़ नॉट सेफ ऑब्वियसली, ठीक है। तो स्पीड आप मेंटेन करो, 50-60 की रेंज में चलोगे, आपको आराम से ये 55 to 60 का माइलेज दे देगी। 55 प्लस तो बहुत आराम से दे देगी। और टाइमली सर्विसिंग, एयर प्रेशर का आपको ढंग से ध्यान रखना है। पीछे वाले में भाई मैं पर्सनली 33 PSI रखता हूँ, आगे वाले में मैं 29 रखता हूँ। रिकमेंडेड पीछे वाले की 33 होती है, आगे वाले की 28 होती है, बट मैं एक PSI ज़्यादा रखता हूँ क्योंकि उससे क्या है फिर हैंडल थोड़ा सा और लाइट हो जाता है, तो मनूवर करने में आसानी होती है। एक आधा PSI आप ज़्यादा रख सकते हैं, ऐसा जितना बड़ा डिफरेंस करता नहीं है, ठीक है। मैं बाइक लेने वाला हूँ तो क्या करें? फर्स्ट टाइम बाइक लेने से पहले, न्यू बाइक लेने के पहले क्या क्या मनी EMI एक्सेट्रा वीडियो में कवर करना बताओ। वीडियो बनाना के बोलिए। FZ वर्जन 4 ऑन रोड 154 5000 पूजा ऑफर XYZ वीडियो बनाएं Q&A। भाई मैंने आपको सारा बता ही दिया, 5 से 7 हज़ार का ऑफ़र चल रहा है, ठीक है। और EMI पे अगर आप लो तो EMI पे ले लो भाई। और EMI पे मैं आपको ये कहूँगा कि जिसकी किस्तें सबसे कम हो, जैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है जब मैं लेने गया था तब मैंने उनसे EMI का पूछा था तो 36 मंथ का था समथिंग, मेरे ख्याल से कुछ 2500 के आसपास इसकी EMI आ रही थी मंथली, 50,000 डाउन पेमेंट पे, ठीक है। तो 1,60,000 के ऑन रोड है, तो उन्होंने बोला था कुछ 2,500 के आसपास आएगी मंथली। खैर मैंने तो कैश पे ली थी, बट मैंने फिर भी उनसे पूछा था। तो ये है कि आप इसके ऊपर लेना ठीक रहेगा, क्योंकि ये गाड़ी ऐसी आप एक बार ले लिया आपने, फिर आप कम से कम लगा लो आप 8-10 साल तो इसको नहीं निकालोगे, क्योंकि आपको तब तक ना तो ये कोई दिक्कत देगी और चलाने में जो इसका मज़ा है। एक तो यामा के साथ में ये बड़ा नाटक है, एक बार ये चला लो ना फिर कोई भी नहीं चलाई जाती है आपसे, मतलब मज़ा ही नहीं आता कुछ और चलाने में। पर फ्रंट एंड राइट टायर में आप कितना एयर रखते हो? भाई मैंने आपको बताया, पीछे वाले में 33 PSI, आगे वाले में 29।
ओके उसके बाद में है कैन यू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट वाइजर विंडशील्ड्स एंड मोर एसेसरीज फॉर मोर एनहेंस्ड लुक FZ वर्जन 4 थैंक यू। भाई यामा भी एक इसका वाइजर आता है, यामा में भी ब्लैक कलर का है, वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है इसलिए मैंने अब तक वो लगाया नहीं है। हाँ अगर आपको कोई क्लियर या ट्रांसपेरेंट मिल जाता है ना तो वो आप लगवा लेना, क्योंकि वो इसके ऊपर अच्छा लगेगा। ठीक है, ब्लैक वाला तो यार मुझे खुद पसंद नहीं आया तो इसलिए मैंने लगवाया नहीं वो। बट अगर आपको ट्रांसपेरेंट वाला कोई मिलता है अच्छा सा, मतलब ज़्यादा बड़ा ना हो, जैसे लगा लो आप यहाँ से बस इतना ऊपर आता हो। अब क्योंकि अब मैंने एक देखा था, मैं वहाँ गया था करोल बाग दिल्ली में, तो वो इतना बड़ा था, यहाँ तक आ रहा था, मतलब ऑलमोस्ट इतना। मैं कहा यार ये तो नहीं चाहिए, तो मेरे को थोड़ा छोटा साइज़ का चीज़ जैसा यामा में आता है ना वही ट्रांसपेरेंट में अगर आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बाकी यार मैं ऑनलाइन बहुत सर्च कर रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। चेन साइज इज़ डिफरेंट और सेम भाई, FZX और FZS दोनों में चेन साइज सब कुछ सेम आता है भाई, एवरीथिंग इज सेम। आपका चेसिस जो आती है वो भी बिल्कुल सेम है, बस सिर्फ आपके बॉडी स्ट्रक्चर का फर्क आ जाता है उसके अंदर, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ओके तो एक और क्वेश्चन है जो कि एक GEMO गेमिंग यूट्यूब इन्होंने बोला है। सबसे पहले इन्होंने किया था बाप का पैसा से सामान लोगे तो ऐसा ही होगा, बाइक सारे अच्छे हैं। ठीक है भाई, तो मैंने रिप्लाई किया, मैं कहा भैया अब बढ़िया है भाई, ऐसे तो अगर सारे अच्छे तो फिर स्प्लेंडर ले लो, फिर इतनी महंगी महंगी बाइकें क्यों खरीद रहे हो ना। और पहली बात तो मेरे पापा ने दिलाया तो आपकी क्यों जल रही है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो ये मैं बोलता नहीं हूँ किसी को ऐसा, बट इन्होंने फिर जो नीचे लिखा ना उससे मुझे गुस्सा आया। मैंने उनको रिप्लाई भी दिया बराबर, पर मैं यहाँ पर भी देना चाहता हूँ एक बार। तो रिप्लाई में ये लिखते हैं, मुझे दिक्कत तुम्हारी बकचोदी से है। ठीक है, बाइक कितना दिन चलाया, पल्सर N160 को और अपाचे वर्जन 4 मेरे पास दोनों बाइक्स है। BC यामा जैसा फालतू बिल्ड क्वालिटी नहीं है, तुम साला बिल्ड को देखा ही नहीं और बोल रहे हो। 1 साल जाने दो, जब टैंक गैप आएगा ना फिर पता चलेगा। सबसे घटिया बिल्ड क्वालिटी FZ का। ठीक है भाई, तो जो आपकी अपाचे है उसके अंदर मुझे ये बताना है हैंडलिंग कितनी अच्छी है उसकी। वैसे अगर आपने ज़िंदगी में कभी अच्छी बाइक्स चलाई है जैसे कि यामा हो गई, कावासाकी वगैरह हो गई, ये सारी अगर आपने कभी ज़िंदगी में ब्रांड्स आपने छुए हैं हाथों से, तो मुझे बताना कि भाई राइड के मामले में TVS से बुरी ब्रांड कोई नहीं है भाई। जितने भी TVS लवर्स हैं यहाँ पे पहली सॉरी कहना चाहूँगा, पर भाई हैंडलिंग के मामले में, रिफाइनमेंट के मामले में इस वक्त इंडियन मार्केट में अगर कोई सबसे घटिया गोबर टट्टी ब्रांड है तो वो TVS है सिर्फ। साला उसकी जुपिटर चलाओ ऐसा लगता है ट्रैक्टर रख दिया पिछवाड़े के नीचे। ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हो, अपाचे V4 जो आप कह रहे हो, जब ये लेने वाला था ना उसकी भी टेस्ट ड्राइव करी थी, साला अब शिफ्ट तो होता नहीं है उसके अंदर गियर, बकवास है। यामा N160 में कहता हूँ, N160 इज़ अ गुड बाइक, बस खाली शोल्डर कंफर्ट नहीं है उसके अंदर क्योंकि उसकी सिटिंग पोजीशन थोड़ी आगे को है और रिफाइनमेंट थोड़ी सी लैग करती है, बट फिर भी बेटर देन TVS। ठीक है, TVS तो भाई सबसे बकवास टू व्हीलर ब्रांड है मेरे हिसाब से। पता नहीं लोग क्यों खरीद रहे हैं उसको, इतना क्या ले रहे हैं, बट इट इज़ द वर्स्ट ब्रांड इन टू व्हीलर सेगमेंट। ठीक है, ये तो मैं एक बार को इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लूँ मैं, अगर सारी खत्म हो जाए ना सिर्फ TVS और ओला बचे, एक बार को इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लूँगा मैं, पर ज़िंदगी में कभी TVS नहीं खरीदूँ, इतनी बेकार गाड़ियाँ होती है TVS की। ठीक है, और जो आप बकचोदी कर रहे हैं ना, दिमाग तो हमारा ख़राब करिए ना। आपको वीडियो देखनी है तो देखिए वरना मत देखिए। ठीक है, मेरी मर्जी, मेरे को जोन सी लेनी है, मेरे पिताजी को कोई दिक्कत नहीं है दिलाने में। आपको काहे खुजली हो रही है, आपके ने नहीं दिलाई उसमें हमारी गलती है क्या? मेरी गलती है उसमें? बेफालतू में ऐसे गाली वाली नहीं देने का कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बहुत इग्नोर करता हूँ मैं, पर ज़्यादा हो गया अभी। बकवास बिल्ड क्वालिटी, इससे अच्छी प्लास्टिक की क्वालिटी आपको किसी ब्रांड में नहीं मिलेगी। हिलता इसलिए क्योंकि बड़ा पीस है, बड़ा। यहाँ से लेके अगर मैं इसको आपको वो दिखाऊँ ना, चाबी कहाँ है इसमें, तो आप कहते हो ना फाइबर का है, ढीला हो जाता है, तो गाड़ी को मेंटेन करना सीखो। अगर गाड़ी खरीदी है ना तो उसके बाद में उसको मेंटेन करना है, उसके ऊपर और पैसा खर्च करना है, सर्विस के लिए उसका गुदा रखा करो अंदर। अगर ये चीज़ें नहीं होती ना तो स्प्लेंडर खरीदो, फिर कुछ भी टूट जाए पड़े रहने दो, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और वो TVS का डिज़ाइन लैंग्वेज साला रेडर कॉकरोच जैसी लगती है वो आगे से देखने में, और वर्जन 4 ऐसा लगता है वो कौन सा जानवर आता है यार, वो मैग्नीफाइड इमेज चींटी नहीं होती उसके आगे के जो वो होते हैं जो अपने दांत से, ऐसी तो लगती है वो। इतनी बुरे तो डिज़ाइन बनाता है TVS, लड़ रहे हैं मेरे से। हाँ जी, अब देखिए इतना बड़ा पीस है ये, यहाँ से लेके और यहाँ तक इतना पूरा एक्सटेंड होता है, इस वजह से ये थोड़ा मूवमेंट आती है। और अगर ऐसे भी हिलाऊंगा ना मैं इसको तो भी हिलता नहीं है। ठीक है ना, ये हिलेगा नहीं ज़्यादा, थोड़ी बहुत मूवमेंट आती है सिर्फ। ओके, तो TVS से तो बहुत बेटर क्वालिटी है भाई। सिर्फ उसके अंदर एक मेटल का टंका पकड़ा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे बेस्ट बाइक होगी। और FZX में भी मेटल की टंकी आती है, तो जिनको ये दिक्कत है कि भैया फाइबर है इसके अंदर, भाई आप FZX ले लो, वो कौन सी बुरी गाड़ी है, सारी चीज़ें सेम ही है उसके अंदर। उसके अंदर तो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी आता है। ज़िंदगी में 2 बाइक चलाई है, फिर आप हमसे आके लड़ रहे हैं कि हाँ बेकार है। मतलब
क्या बताएं, अब छोड़ो। तो गाइस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में जो कि FZS वर्जन 4 को लेने की सोच रहे हैं या फिर उनके पास में भी ये है और उनको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप उनको मेरे चैनल का लिंक भेज सकते हैं। मेरा पूरा चैनल FZS के कंटेंट से भरा हुआ है, इसकी सारी एसेसरीज प्रॉब्लम्स जितनी भी है सारी चीज़ें इसके ऊपर मैं डालता रहता हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जय महाकाल एवरीबॉडी।